नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ओके, आइए स्टार्ट करते दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑब्वियसली आपको आसान लगेगा क्वेश्चन कि सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होता है, लेकिन देखिए दोस्तों, चेरापूंजी और मौसिनराम दोनों नाम जब दे देना तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि चेरापूंजी में होता है या मौसिनराम, दोनों मेघालय का ही स्थान है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ था मौसिनराम में। ओके, सबसे ज़्यादा वर्षा जो दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड है, वो मौसिनराम में, याद रखिएगा, थर्ड। देखिए, भारत और दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मौसिनराम गांव में दर्ज की गई है। इसे बादलों की भूमि भी कहा जाता है। ऑब्वियसली मौसिनराम को मेघालय को ही, पूरे मेघालय को बादलों की भूमि कहा जाता है। मौसिनराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के जिले में पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित एक गांव है जो शिलोंग से 65 किलोमीटर दूर है। गारो खासी जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ तो मेघालय में ही है। मौसिनराम में एक औसत वर्ष में लगभग 11,872 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखिए, 11,872 मिलीमीटर, थोड़ा ध्यान रखिए, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि कितना वर्षा लगभग होता है मौसिनराम में, तो 11,872 मिलीमीटर। अधिकांश वर्षा मानसून के समय के दौरान ही होता है। मूल रूप से अधिक ऊंचाई के कारण मौसिनराम में यह शायद ही कभी गर्म होता है। 14,234 मिलीमीटर वर्ष 2010 में दर्ज की गई वर्षा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार 1985 में मौसिनराम में 2600 मिलीमीटर, देखिए दोस्तों, जो 1985 में मौसिनराम में 2600 मिलीमीटर वर्षा दर्ज किया गया है, जो लगभग 1000 इंच, 1000 इंच मतलब 25.4 मीटर के आसपास। समझ सकते हैं, 25.4 मीटर के आसपास वर्षा एक साल में हुई है। ये कितना ज़्यादा वर्षा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो गया है। 26,000 मिलीमीटर या 1000 इंच बारिश हुई थी, जो रिकॉर्ड है मौसिनराम में 1985 में। दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है। पहले चेरापूंजी का नाम आता था। ओके, तो जब से रिकॉर्ड बना 1985 से, तो अब मौसिनराम का नाम आने लगा, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान पूछे तो आपका मौसिनराम ही जाएगा। पहले चेरापूंजी था, जो मेघालय में स्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,034 मिलीमीटर प्रति वर्ष होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों में से जनगणना 2021 का विषय क्या है। कुछ विषय दिया आपको, उसमें से 2021 का जो जनगणना का थीम क्या था वो आपको बताना है, या विषय क्या है। तो देखिए, जनगणना से जन कल्याण, जो 2021 का जनगणना का हमारा विषय है, जनगणना से जन कल्याण। हमारे देश में हर वर्ष 10 वर्ष में होने वाला जनगणना अभियान के माध्यम से जनसंख्या के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। भारत में पहली जनसंख्या जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में पूछा है कि पहली बार जनसंख्या भारत में कब हुआ था, तो 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। और जो साइंटिफिक बेसिस पर या 10 वर्षीय जो जनगणना स्टार्ट हुआ है, वो रिपन के टाइम में 1881 में। 1872 भारत में पहली जनगणना विभिन्न भागों में गैर समकालिक रूप से की गई। पहली पूर्ण जनसंख्या केवल 1881 में आयोजित की गई थी। देखिए, पूर्ण कह सकते हैं तो 1881 में आयोजित की गई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। जनगणना 2021 का विषय है जनगणना से जन कल्याण है। 2011 की जनगणना का विषय था हमारे जनगणना हमारा भविष्य, जो 2011 का हमारा इसका जो विषय था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, 2011 का। बारहमासी जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय पर रहती है। यह ध्यान रखिएगा, जो बारहमासी जनगणना है उसका संचालन कौन करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन जो रजिस्ट्रार जनरल है और जनरल आयुक्त के कार्यालय पर रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्लावर इन इंडिया। भारत में फूल सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है दोस्तों, तमिलनाडु में। ओके, फोर्थ ऑप्शन सही है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस होता है। देखिए, फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है जिसे फूलों की खेती के रूप में भी जाना जाता है, जो फूलों और सजावटी पौधों की खेती को संदर्भित करता है। भारतीय फूलों की खेती का बाजार 2026 तक 661 अरब रुपए के मूल्य तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2021-26 के दौरान 19.2% की CAGR प्रदर्शित करता है। वर्तमान में तमिलनाडु भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फूलों का उपयोग सौंदर्य सजावटी उद्देश्य में, स्वाद और सुगंध में, प्राकृतिक रंग में, दवाइयों में, इन सारी चीज़ों में फूल का उपयोग होता है। देखिए, कुछ आपका फसल है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन है, उसका नाम देख लीजिए दोस्तों। गेहूं सबसे ज़्यादा यूपी प्रोड्यूस करता है, गन्ना यूपी। ये मतलब एक रेंज है, ऐसा नहीं कि ये बदलते भी रहता है, लगभग सब साल में, प्रत्येक साल कुछ ना कुछ बदलते रहता है। जैसे गन्ना का यहाँ पर यूपी दिया है दोस्तों। अब इस बार का अगर रिकॉर्ड देखिए तो गन्ना में सबसे आगे आपका महाराष्ट्र निकल गया है। तो ये आगे पीछे होते रहता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो अगर देखें तो गन्ना में अधिकतर यूपी ही रहता है आगे। चाय ऑब्वियसली आसाम सबसे ज़्यादा होता है। कॉफ़ी कर्नाटक में आपका, जूट पश्चिम बंगाल में,
काजू महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, कसावा तमिलनाडु में, लहसुन मध्य प्रदेश में, लीची बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, और बड़ी इलायची सिक्किम में, छोटी इलायची केरल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कोसी, कृष्णा, सतलज और सुबनसिरी, ये 4 नदी दिया है दोस्तों। उपयुक्त में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं? देखिए पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सा है। देखिए दोस्तों, कोसी, कृष्णा, सतलज और सुबनसिरी, तो आपको पता होगा कृष्णा पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों कृष्णा नदी। तो ये तो हमारा पश्चिमी घाट का हो गया। तो सेकंड ऑप्शन जिसमें नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। सेकंड 2, 3, 4 ये तो हो नहीं सकता है, ये टोटल वाला हो ही नहीं सकता है। तो कोसी भी आपका पूर्ववर्ती नदी है। तो 1, 3, 4 थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 1, 3, 4 कोसी, सतलज और सुबनसिरी ये आपका पूर्ववर्ती नदियां हैं। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। एक पूर्ववर्ती नदी एक नदी है जो अंतर्निहित शैल स्थायकृति में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल बहाव और स्वरूप को बनाए रखती है। कई हिमालय नदियां पूर्वगामी उद्गम की अच्छी उदाहरण है। ये नदियां हिमालय क्षेत्र के उत्थान से काफ़ी पहले उत्पन्न हुई थी। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी और सुबनसिरी नदियां तिब्बत की ओर से उत्पन्न हुई है। तिब्बत क्या, तो लगभग उत्तर पूर्व में कह सकते हैं। ओके, ये इसलिए ये सारी नदियां पूर्ववर्ती हैं और अब गहरी घाटियों को काटते हुए मौजूदा पर्वत श्रृंखलाओं को पार करती है। सतलज देखिए, यह तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तिब्बत सतलज कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर के पास, तिब्बत में जो मानसरोवर उसके पास राक्षस ताल से निकलती है, जहाँ इसे लंगचेन खवाब के नाम से जाना जाता है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर सिंधु के समानांतर बहती है और रूपर में एक कंठ से निकलती है। यह हिमालय पर्वतमाला पर सिपकिला से होकर गुजरती है और पंजाब के किनारों में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। ध्यान रखिए, तो ये पूर्ववर्ती नदी है, मानसरोवर से निकलती है राक्षस ताल से। नेक्स्ट है, यह एक पूर्ववर्ती नदी है, ऑब्वियसली सतलज पूर्ववर्ती नदी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखरा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली का भी पोषण करती है। भाखरा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर ही है। कोसी, यह तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में अपने स्रोत के साथ एक पूर्ववर्ती नदी है जहां इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद यह पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व में तैमूर कोसी से जुड़ जाती है। यह अरुण नदी के साथ मिलकर सप्तकोसी का निर्माण करती है। सप्तकोसी का निर्माण भी कोसी ही करती है, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं। सुबनसिरी, यह एक ट्रांस हिमालय नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसका उद्गम तिब्बत में है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है दोस्तों। कृष्णा, यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के उत्तर में 1337 मीटर की ऊंचाई पर महाराष्ट्र के सतारा जिले के जोर गांव के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा जो है महाराष्ट्र के दोस्तों महाबलेश्वर घाट से निकलती है और ये पश्चिमी घाट, ऑब्वियसली पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कर्क रेखा सबसे छोटा है? किस राज्य में कर्क रेखा दोस्तों सबसे छोटा है? आप अगर कर्क रेखा देखेंगे तो कहाँ से ये गुजरती है? भारत में टोटल 8 राज्य से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्य से होकर गुजरती है आपका कर्क रेखा। ओके, तो राजस्थान में देखिएगा, राजस्थान के बहुत कम भागों से ये होकर गुजरती दोस्तों। तो सबसे छोटी कहाँ पर है? तो राजस्थान। सबसे छोटी किस राज्य में? तो राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कर्क रेखा सबसे छोटी है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको पता रहता है कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया थोड़ा कि सबसे छोटी कर्क रेखा मतलब कहाँ से गुजरती है, तो आपका राजस्थान से। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और कोण पर कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, लगभग बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात है आपका, राजस्थान में कालिंजर, मध्य प्रदेश शाजापुर, छत्तीसगढ़ झारखंड लोहरदगा, पश्चिम बंगाल कृष्णानगर, त्रिपुरा का उदयपुर और मिजोरम चंपई। ये याद रखिए दोस्तों, उदयपुर एक तो राजस्थान में भी है और ये दूसरा जो उदय है आपका उदयपुर, ये त्रिपुरा में है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और मिजोरम के चंपई से। मध्य प्रदेश में कैंसर की सबसे लंबी रेखा है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कौन है? तो माही नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखा को, इक्वेटर को, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? आपका कांगो नदी। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और एक है आपका लिम्पोपी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, दोनों अफ्रीका में है दोस्तों। तो इसी प्रकार से अगर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम पूछे तो माही नदी एकमात्र नदी है भारत की। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी कर्क रेखा
के काफ़ी करीब स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा के नज़दीक किस की राजधानी है, तो आपका भोपाल की राजधानी, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये दोनों कर्क रेखा के आसपास ही है। ओके, देखिए 17 देशों, 3 महाद्वीप, 6 जल निकायों के माध्यम से कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा 10 देशों होकर गुजरती है। आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो देखिए कर्क रेखा आपका मैक्सिको, अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको में है, बहामास से होकर गुजरती है। ओके, मैक्सिको, बहामास, उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका अगर बात करें तो मैक्सिको है, बहामास है। उसके बाद अफ्रीका में आ जाए दोस्तों, तो अफ्रीका में आपका पश्चिमी सहारा है, मारिटेनिया है, माली, अल्जीरिया और लीबिया, नाइजर, इजिप्ट है। उसके बाद है आपका सऊदी अरब, यूएई, ओमान है। ये तो हो गया आपका इधर। उसके बाद भारत में प्रवेश करता है तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, तो इन सारे राज्यों से होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मारिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, इन सारे राज्यों से होकर ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। और मकर रेखा आपका दोस्तों, मकर रेखा नीचे आपका है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर है और ऑस्ट्रेलिया। ये टोटल 10 देश है जहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है। ओके, इक्वेटर में कौन कौन गुजरती है, इक्वेटर किस देश से गुजरती है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि बताइए इसमें से, इन देशों में से कौन सा ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा या आपका विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, बिगेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया कौन है आपका, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार या बघेलखंड का पठार। तो दक्कन का जो पठार हमारा है वो सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन पठार यह भारत का सबसे बड़ा पठार है जिसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, देखिए लद्दाख का पठार, लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है जिसके अधिकांश भाग 3000 मीटर से अधिक है। यह हिमालय से कुनलुन पर्वतमाला तक फैला हुआ है और ऊपरी सिंध नदी घाटी का हिस्सा है। यह उच्च ऊंचाई वाला ठंडी रेगिस्तानी पठार है। इस क्षेत्र में लाहौल और स्पीति, बाल्टिस्तान और अक्साई चीन भी शामिल है, ये भी ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर का पठार भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर प्रक्षेपण का प्रतिनिधित्व करता है। यह 87,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को भी कवर करता है। इसमें झारखंड है, झारखंड राज्य के साथ साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के आसपास के हिस्से शामिल हैं। नेक्स्ट है, पठार के उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती है और गंगा में मिल जाती है। पठार के उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती है और गंगा नदी मिल जाती है। पठार का औसत ऊंचाई समुद्र तल से 700 मीटर। ओके, ये आपका छोटा नागपुर का पठार था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़े भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए दोस्तों, भारत के सबसे बड़े भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आपका जलोढ़ मिट्टी, जो हमारा एल्यूवल सॉइल है। ओके, एल्यूवल सॉइल ये भारत के सबसे बड़े भाग पर पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार का होता है, एक तो पुरानी जलोढ़, एक तो नई जलोढ़। नई जलोढ़ को दोस्तों क्या कहते हैं, खादर। नई जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है मिट्टियाँ। ओके, तो जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे बड़े भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं। देखिए, जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम ट्रक खेती। क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं। जिसमें किसान ओनली वेजिटेबल्स का एक्सपर्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग। देखिए, ट्रक खेती, किसान सब्जियों में ही माहिर होते हैं। इस प्रकार की खेती को ट्रक खेती के नाम से जाना जाता है। उन क्षेत्रों में जहां किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ हैं, खेती को ट्रक खेती के रूप में जाना जाता है। और बाजार में ट्रक फार्म की दूरी उस दूरी से नियंत्रित होती है जिसे एक ट्रक रात भर में कवर कर सकता है, इसलिए इसका नाम ट्रक खेती होता है। ओके, मान लीजिए जहाँ भी प्रोड्यूस होता है आपका बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स और वहाँ से जो मार्केट में ले जाएंगे, तो एक रात में ही पूरी जो यात्रा है एक रात में ही ट्रेवल हो जाए, और ट्रक के थ्रू इसको ट्रक फार्मिंग भी इसका नाम दिया गया, इसलिए भी थोड़ा। सब्जी फार्म कुछ क्षेत्रों में ट्रक फार्म के रूप में जाना जाता है। ट्रक एक संज्ञा है जिसके लिए इसका अधिक सामान्य अर्थ बाजार के लिए सब्जियां उगाई जाती है। ट्रक का मतलब बस इतना ही है कि बाजार के लिए सब्जियां उगाई जाए और मतलब आसानी से उसको पहुंचाया जा सके, बस एक ही रात में। ज़्यादा रात में अगर पहुंचाया गया सब्जी, तो ये सब्जी को आप ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज में नहीं स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसका लाइफ बहुत कम होता है। ओके, कुछ सब्जियाँ को फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर उन क्षेत्रों में किया जाता है जो विशेष रूप से उनकी संस्कृति के अनुकूल होते हैं। मुख्य रूप से दूर के बाजारों में शिपमेंट के लिए उन्हें ट्रक खेती के रूप में जाना जाता है। प्रमुख ट्रक खेती क्षेत्र कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, अटलांटिक तटीय मैदान के क्षेत्र और ग्रेट लेक्स क्षेत्र में है। विशिष्ट फसलों के केंद्र मौसम के अनुसार बदलते रहने हैं। सबसे महत्वपूर्ण ट्रक फसलों में टमाटर, सलाद।
देखिए खेती के कुछ प्रकार दोस्तों, सहकारी खेती किसको कहते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सहकारी खेती मुख्य रूप से कृषि पद्धतियों को संदर्भित करता है जहां खेती के संचालन सहकारी रूप से किए जाते हैं। इन कृषि पद्धतियों का संचालन व्यक्तियों द्वारा कुछ सामान्य संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। एक तो मतलब इसमें इंडिविजुअल कोई पर्सन होगा, ओके, फार्मर्स होंगे, साथ साथ कोई संस्था इसके साथ शामिल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सहकारी खेती। ओके, दोनों मिलकर अगर करेगा तो उसको सहकारी खेती। मिश्रित खेती अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपका, मिक्स्ड फार्मिंग इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। एग्रीकल्चर फार्मिंग आपका डिफरेंस क्या है, क्रॉप फार्मिंग, रोटेशनल फार्मिंग, ये क्वेश्चन रहता है। मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना और पशुधन बढ़ाना दोनों शामिल है। देखिए फसल के साथ साथ आप कैटल फार्मिंग भी कर रहे हैं, आपके पास पशु भी है, दोनों का अगर साथ साथ रियरिंग कर रहे हैं, फसल का भी उगा रहे हैं और साथ साथ कैटल को भी रियरिंग कर रहे हैं, तो वो आपका मिश्रित खेती कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए एक मिश्रित खेती गेहूं या राई जैसे अनाज के फसल उगा सकते हैं और मवेशी, भेड़, सुअर या मुर्गी भी रख सकता है। ओके, नेक्स्ट है सामूहिक खेती। सामूहिक खेती एक खेत या खेतों का एक समूह है जिसे खासकर एक साम्यवादी देश में इकाई के रूप में संगठित किया जा सकता है और राज्य प्रक्षेपण के तहत मजदूरों के एक समूह द्वारा प्रबंधित और सहकारी रूप से काम किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीविका, बिहार का है दोस्तों, बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। जीविका बिहार सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा समर्थित है। जीविका किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा समर्थित है, मतलब इसको कौन पीछे से सपोर्ट करता है, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक। कौन है दोस्तों, विश्व बैंक है आपका। जीविका को विश्व बैंक उसको समर्थित करता है, तो विश्व बैंक। जीविका भारत का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय महिला सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम है जो ग्रामीण बिहार में लगभग 90 लाख परिवारों के साथ सीधे काम कर रहा है और बिहार सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के प्रमुख कार्यक्रमों के में से एक है। मतलब इसका है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है और साथ ही साथ गरीबी को हटाना है। ओके, कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू स्तर की आय में विविधता लाना और बढ़ाना है। जो भी हमारा घरेलू डोमेस्टिक स्तर पर जो इनकम है महिलाओं का, उसमें थोड़ा बढ़ाना है और उसमें डाइवर्सिटी लाना है। और ग्रामीण परिवारों के बीच पोषण और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच और उपभोग में सुधार करना है। कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मीयता आधारित स्वयं सहायता समूह, वस्तु विशिष्ट उत्पादक समूह और उच्च समूह में शामिल करना शामिल है। वे सामुदायिक संस्थाएं सामूहिक क्षमता निर्माण, वित्त और सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच और बाजारों से सीधे जुड़ाव का सक्षम बनाती है। यह कार्यक्रम 2007 में बिहार के 6 जिलों में विश्व बैंक समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत शुरू किया गया था। देखिए 2007 में पूछ सकता है कि जीविका कब स्टार्ट हुआ, तो 2007 में बिहार के 6 जिलों में विश्व बैंक समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLP, ओके, बिहार रूरल आपका लाइवलीहुड प्रोग्राम, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2007 में बिहार के 6 जिलों में। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक, कौन सा पिगमेंट, वर्णक मतलब क्या होता है, पिगमेंट होता है। ओके, साइंस का जो क्वेश्चन है वो हिंदी में थोड़ा असुविधा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है। प्याज का जो लाल रंग है दोस्तों, उसके पीछे कौन सा पिगमेंट होता है, आप सुने होंगे दोस्तों, ये क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या है, तो क्लोरोफिल उसको कारण जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रीन कलर होता है। लीफ जो होता है ग्रीन कलर, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। उसके बाद आपका जो फ्लावर का, जैसे फ्लावर का अलग अलग जो कलर होता है, तो फ्लावर के कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लास्टिड है दोस्तों, वो क्या आपका क्रोमोप्लास्ट। आपने प्लास्टिड के बारे में दोस्तों पढ़ा होगा। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस कोई चीज़ है, ओके, तो उसके पीछे कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका ल्यूकोप्लास्ट। और कोई कलर्ड, जैसे फ्लावर कलर्ड होता है, कोई रेड कलर का फ्लावर हो सकता है, कोई व्हाइट कलर का फ्लावर हो सकता है, कोई येलो कलर का फ्लावर होता है दोस्तों, कोई पिंक कलर का होता है, तो उसमें कौन सा प्लास्टिड होता है, तो क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्रोमोप्लास्ट होता है, याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट। और ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्लास्टिड से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। सेल बायोलॉजी से तो एक न एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो देखिए यहाँ पे प्याज में लाल रंग के बारे में पूछा, तो वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। किसके, एंथोसाइनिन के कारण, ध्यान रखिएगा। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन और एंथोजैक्सिन की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि फ्लेविनोइड्स के रूप में के वर्ग से संबंधित है। फ्लेविनोइड्स एक वर्ग है, उसके मतलब उस ग्रुप से आता है। एंथोसाइनिन नारंगी, पीला या बैंगनी रंग प्रदान करते हैं, जबकि एंथोजैक्सिन हल्का पीला या सफ़ेद रंग प्रदान करता है। ये वर्णक कोशिका रस में मौजूद होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। ये जो भी पिगमेंट है आपका, जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और वाटर में ईजिली सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है। स्टोमाटा, रंध्र मतलब क्या होता है, स्टोमाटा। स्टोमाटा जानते हैं, आप जानते हैं दोस्तों, लीफ में
लीफ में होता है स्टोमाटा। जो प्लांट जो अपना रेस्पिरेशन कहिए, ब्रीदिंग कहिए, वो कहाँ से करता है तो यही स्टोमाटा के थ्रू करता है। एक छोटा सा पोर होता है, इस पोर के चारों बगल क्या होता है, गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल इसको रेगुलेट करता है। ओके, इसके लिए कौन सा एलिमेंट की आवश्यकता है, पोषक तत्व है हमारा पोटेशियम। K+ इसको हेल्प करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में स्टोमाटा। जो स्टोमाटा हमारा ओपन होता है या क्लोज होता है उसमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हमारा एलिमेंट है तो पोटेशियम, याद रखिएगा K+। तो पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, या रंध्र उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटास एलम अदरवाइज नॉन एज फिटकरी। फिटकरी आपने देखा होगा कभी न कभी। ओके, अक्सर लोग फिटकरी तो हम सब यूज़ करते ही हैं। तो पोटास वो क्या होता है, तो पोटास का एलम होता है अदरवाइज नॉन एज फिटकरी। और फिटकरी इज ए, तो फिटकरी क्या है, एसिड है, बेस है, साल्ट है या मिक्सर है। तो फिटकरी दोस्तों आपका क्या है तो साल्ट है। फिटकरी क्या होता है तो डबल साल्ट के प्रकार का होता है। पोटास एलम और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इज ए डबल साल्ट ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। पोटेशियम एल्यूमिनियम का एक डबल साल्ट है। इट इज नॉन एज फिटकरी। फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल दैट 24H2O। फॉर्मूला याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है या फिटकरी का, तो K2SO4 Al2SO4.24H2O। समटाइम्स ऑल्सो रिटन एज, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए पोटासिलम, इट इज अ कोगुलेंट वाइडली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट भी इसका यूज करते हैं, वाटर के प्यूरिफिकेशन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। यूज एज ए फायर रिटार्डेंट, मतलब आग को बुझाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटास एलम इज एसिडिक। एक्वस सोल्यूशन यदि पूछ दें पोटास एलम का एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी में उसको हम अगर मिक्स कर दें तो क्या होगा, हमारा वो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। हाईली सोल्यूबल वाटर, वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, आसानी से घुलनशील हो जाता है, वाटर में आसानी से घुल जाता है। डबल साल्ट क्या होता है तो ए क्रिस्टलाइन साल्ट इन विच देयर आर 2 डिफरेंट एनाइंस एंड कैटाइंस। ऐसा साल्ट जिसमें जो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, उसमें कैटाइंस के साथ साथ एनाइंस दोनों हो, उसको हम क्या कहेंगे, डबल साल्ट कहते हैं। डबल साल्ट ओनली एग्जिस्ट इन द सॉलिड। डबल साल्ट से सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। व्हेन डिजॉल्व दे एक्ट एज ए, अगर डिजॉल्व करेंगे तो वो कैटाइन एनाइन के रूप में टूट जाएगा, जो हमारा डबल साल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अक्सर साइंस का क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पर कौन सा डिवाइस जो है बेस्ड है। ओके, ये आपसे पूछा है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, जनरेटर या बल्ब। देखिए दोस्तों, एमीटर का यूज़ हम लोग करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। ओके, करंट को मेजर के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। जनरेटर जो आपका होता है, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में देखिए दोस्तों, दो इधर से मैग्नेट लगा रहता है और इधर भी मैग्नेट लगाता है। बीच में हम क्या करते हैं, बीच में कॉइल को घुमाते हैं, बीच में कॉइल को इसको मैकेनिकल एनर्जी देके जनरेटर के माध्यम से डायनेमो को घुमाते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है, ऑब्वियसली करंट इंड्यूस होता है यहाँ कुछ और नहीं करते, बस इसको कहते हैं मैग्नेट के चारों बगल, मैग्नेट के बीच में इसको हम घुमाते हैं कॉइल को, करंट अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो हमारा जनरेटर जो है वो किस पे बेस्ड होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पर ही बेस्ड होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फाराडे। फाराडे ने इसका डिस्कवरी किया था। देयरफॉर इट इज नोन एज फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। We know the generator basic principle of operation is electromagnetic induction, hence option 30 is correct. When a change in flux, होता क्या है कि जब हम उसको बदलते हैं, देखिए यहाँ मैग्नेट इधर भी है, मैग्नेट इधर भी है, बीच में हम इसको रोटेट करते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है दोस्तों। फ्लक्स मतलब एक बार जीरो हो जाता है, एक बार मैक्सिमम हो जाता है, एक बार मिनिमम, एक बार मैक्सिमम होता है। तो फ्लक्स जो है आपका मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ होता है तो फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स लिंकेज इज चेंज एंड ईएमएफ और वोल्टेज इज इंड्यूस। इससे क्या होता है कि एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या वोल्टेज जनरेट होता है, दस वी गेट वोल्टेज एंड हेंस करंट एज आवर आउटपुट विच इज डिजायर्ड फॉर जनरेटर। इससे हमको करंट प्रोड्यूस हो जाता है। वी नो इन जनरेटर्स द इनपुट इज मैकेनिकल एंड द आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल। जनरेटर में क्या है, इनपुट में हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, आप डीजल के माध्यम से मशीन को स्टार्ट करते हैं, उसको घुमाते हैं, अब बाद में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो आउटपुट हमारा क्या तो इलेक्ट्रिकल है। सो विद द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वी गेट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ हेंस करंट, उसी को हम करंट बोलते हैं। द मैकेनिकल फोर्स यूज टू ब्रिंग द चेंजेज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच इन टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसी से हमको फिर बाद में मैकेनिकल जो फोर्स चेंज होता है उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज फर्स्ट प्रोपोनेटेड बाय। लॉ ऑफ इनर्शिया इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं दोस्तों। ओके, जड़त्व का नियम फिजिक्स से ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन इन दोनों पूछा जाने लगा है। आपने बीपीएससी का क्वेश्चन यदि देखा होगा 2022 का सितंबर वाला, तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था कि स्पीड को सबसे पहले किसने बताया था, स्पीड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो वहाँ भी आंसर हमारा क्या गया था, गैलीलियो गया था। ओके, गैलीलियो ने स्पीड के बारे में सबसे पहले बताया था। और जो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व का नियम,
सबसे पहले हमारा गैलीलियो ही बताया था दोस्तों। ऑब्वियसली न्यूटन का जो 3 लॉ ऑफ मोशन है उसमें 3 बताया है। फर्स्ट है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करता है, लेकिन न्यूटन जो है गैलीलियो के बाद आया था। गैलीलियो के बाद आया था, गैलीलियो बहुत पहले आया था। इनर्शिया के बारे में सबसे पहले गैलीलियो बताया था, लेकिन वो उसने कोई लॉ नहीं दिया था। इसी को लॉ बना के कौन, न्यूटन ने इसको पेश किया था। सेकंड क्या, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, जो न्यूटन बताता है। और थर्ड न्यूटन का लॉ क्या था, वही एक्शन इक्वल टू एक्शन के प्रत्येक एक्शन के बाद में कोई ना कोई अपोजिट एक्शन होता है। ओके, एक्शन के अपोजिट हम कोई ना कोई अपोजिट एक्शन होता है, इसके बारे में भी न्यूटन ने बताया था। तो ये तीनों न्यूटन का मतलब लॉ ऑफ है मोशन है। और लेकिन सबसे पहले अगर गैलीलियो यहाँ फर्स्ट बताया है, तो फर्स्ट अगर पूछ दें कि लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में किसने बताया था, तो गैलीलियो। ओके, देखिए द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज फर्स्ट गिवन बाय गैलीलियो। The law of inertia states that every object in a state of uniform motion will remain in that state in motion unless an external force act on it. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या आप जानते होंगे, जरूरत का नियम, कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक कि बाहरी हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, वो जिस मतलब स्टेट में था उसी स्टेट में रहेगा। इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप यदि बस में बैठे हुए हैं, बस अगर राइट से लेफ्ट जाता है तो आप थोड़ा झुक जाते हैं, ये किसके कारण होता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण ही होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज इन्फर्ड बाय गैलीलियो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉल ऑन ए डबल इंक्लाइंड प्लेन। देखिए गैलीलियो ने इसको कैसे समझाया था। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल है, ठीक, इसको वो मोशन करके छोड़ दिया है, तो ये बार बार इधर से इधर जाते रहेगा। अगर कब तक जाते रहेगा, जब तक इस पर हम इसको रोकेंगे नहीं तब तक ये जाते रहेगा। यदि बाहर से यहाँ पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो ये इन्फानाइट टाइम तक कह सकते हैं। इन्फानाइट टाइम तक ये ऐसे ही मोशन करते रहेगा, ऐसे ही मोशन करते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोस्तों, जब तक कि हम कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तब तक ये नहीं रुकेगा। ओके, यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछता तो कैंडेला होता है दोस्तों, ये ल्यूमिनस फ्लक्स पूछा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सोचे डिस्कस कर लेते हैं। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का आपका एसआई यूनिट पूछा है। एसआई यूनिट से क्वेश्चन, और साथ ही साथ स्केलर क्वांटिटी कौन है, वेक्टर क्वांटिटी कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, उसी से ओरिएंटेड वहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, उसी प्रकार का हम क्वेश्चन लाए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के ले आए हैं। आप देखिएगा बीपीएससी 2022 में पूछा है क्वेश्चन की 4 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें आपसे पूछा था कि कौन इसमें से वेक्टर नहीं है या कौन इसमें से स्केलर क्वांटिटी है। इसी प्रकार का क्वेश्चन था। गैलीलियो वाला क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा था कि स्पीड को सबसे पहले किसने बताया था, स्पीड के बारे में तो गैलीलियो ही बताया था। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है और आगे उस हिसाब से पूछा जा सकता है। देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, तो लूमेन होता है दोस्तों। ल्यूमिनस फ्लक्स ऐसा यूनिट क्या होता है, तो लूमेन होता है। देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स इज द मेजर ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ ए लाइट सोर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बीइंग इमिटेड। लाइट सोर्स का हम इसमें उस ब्राइटनेस के बारे में बात करते हैं, उसे मेजर करते हैं ल्यूमिनस में। इन अदर वर्ड इट इज़ द मेजर ऑफ द परसिव्ड पावर ऑफ द लाइट। द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज लूमेन। ऐसा ल्यूमिनस फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो लूमेन होता है। देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी उसका ऐसा यूनिट देखते हैं। तो ल्यूमिनस का है कि कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, इल्यूमिनेंस का है लक्स है, और ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है लूमेन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हम जानते हैं, मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का 6.02 × 10⁻23, जो एवोगाड्रो नंबर आप पढ़े होंगे दोस्तों। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का होता है एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। समुद्र की दूरी, हम समुद्र में अगर दूरी अगर मेजर करते हैं तो नॉटिकल माइल में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो 1 नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1.852 किलोमीटर। जो 1 नॉटिकल माइल है आपका दोस्तों 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सोनार इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट इट यूजेज। देखिए सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अंडर वाटर, जमीन के नीचे, पानी के नीचे। मान लीजिए जो पनडुब्बी वगैरह चलता है दोस्तों, तो एक पनडुब्बी से दूसरे पनडुब्बी के बीच की दूरी को हम यूज़ कर मापने के लिए, मेजर करने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। या जो पनडुब्बी है वो उससे उसका दुश्मन कितना दूर है, या कोई भी ऑब्जेक्ट उससे कितना दूर है, उसके उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग भी इसको कहते हैं। क्या करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें वो किस प्रकार का वेव का यूज़ करता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव दोस्तों, याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके वो डिस्टेंस को मेजर करता है। देखिए सोनार
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आर व्हाट सोनार स्टैंड फॉर। सोनार का जो फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज़ अ टूल फॉर डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ अंडर वाटर एयर आर्टिफैक्ट सच एज वाटर हिल्स, वैलीज, आइसबर्ग, सबमरीन एंड संकन शिप। इसका उपयोग करके वो किसी भी डिस्टेंस को पता करता है, डायरेक्शन, कोई भी चीज़ है तो उसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, और अंडर वाटर कोई भी अगर चीज़ है तो जैसे आपका कोई नीचे की तरफ कोई हिल्स है, ऑब्वियसली पानी के अंदर भी बहुत सारा हिल्स वगैरह है, वैलीज है, आइसबर्ग है, सबमरीन कोई अगर चल रहा है पानी के नीचे, या कोई संकन डूबा हुआ शिप है तो इसका भी पता लगाया जाता है सोनार के माध्यम से। वर्किंग देखिए, द बॉटम ऑफ ए शिप इज इक्विप्ड विथ सोनार। जो शिप का जो बॉटम है उसको सोनार को वहाँ लगाया जाता है। विच कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर और ए डिटेक्टर। जो उसमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है, रिसेप्टर लगा होता है, एक तीसरा डिटेक्टर लगा होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो है उसका अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है। दीज वेव्स पास थ्रू सी वाटर एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक। सी वाटर के साथ वो जाता है और जहाँ से भी मान लीजिए कोई आगे में अवरोध ऑब्स्टेकल आ गया तो उससे वहाँ को क्या होता है, तो वहाँ से वो एक प्रकार से रिफ्लेक्ट करके वापस आता है। जैसे वापस आएगा, रिसीव्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द डिटेक्टर, तो डिटेक्टर उसको रिसीव कर लेता है। आफ्टर हीटिंग ऑब्जेक्ट एट द सीज बॉटम, जैसे वो हीट करता है किसी ऑब्जेक्ट को तो वो डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद द सोनार यूनिट कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स फॉर अल्ट्रासाउंड वेव्स टू मूव फ्रॉम द शिप टू द सी फ्लोर एंड उससे देखिए मान लीजिए यहाँ से ट्रांसमीटर से छोड़ा गया और ट्रांसमीटर से जो वेव छोड़ा गया अल्ट्रासोनिक वेव, और यहाँ पर कोई चीज़ था, ऑब्जेक्ट था, यहाँ से टकरा के आ गया, तो यहाँ से आने में इसको कितना टाइम लगा, ओके, टाइम यहाँ से वो पता कर लेगा, क्योंकि हमको डिस्टेंस तो पता चल जाएगा कि इतना दूर गया वो और कितना स्पीड से। साउंड वेव है दोस्तों, तो साउंड वेव का हमको स्पीड पता है 340 मीटर पर सेकंड के आसपास ये निकलता है, या जिस भी स्पीड से वो छोड़ा है तो उसको तो पता होता है, तो स्पीड उसको पता रहता है, और कितना समय के बाद आया है, कितना समय के बाद है उसको टाइम पता चल जाता है, और उसके बाद वो डिस्टेंस तो आसानी से निकाल सकता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है सोनार में, रडार में भी इसी प्रकार का कुछ यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों जिसमें आपका साइंस है, हिस्ट्री वगैरह सब का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखिएगा कि आपका सॉलिड बेस पे बेस्ड होगा, करंट अफेयर्स जो होगा मैक्सिमम, जैसे हम कल लाए थे उसमें जो बहुत सारी चीज़ें, जल शक्ति मंत्रालय के बारे में हमने बात किया था, लंदन कन्वेंशन, लंदन प्रोटोकॉल के बारे में हमने बात किया था दोस्तों। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आगे हम वीडियो लेंगे जो जनरल स्टडीज़ का, वो अधिकतर मैक्सिमम आपका सॉलिड वेस्ट पे ही बेस्ड होगा। ओके, ये सभी कुछ साइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर लिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, कोई क्वेरी हो तो दोस्तों पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।